हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अधिराज क्लासेस में। और गाइस, इससे पहले आज की क्लास से पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने इनर्शिया के बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, जड़त्व का नियम क्या होता है। तो उसमें आपने देखा होगा, आपको इनर्शिया तो पता चल गया, लेकिन फोर्स कितना लगता है ये हमें पता नहीं चलता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन और आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, मोमेंटम यहां पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए आपको इसे जानना जरूरी है। अब मोमेंटम क्या होता है, देखो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, आपकी पोजीशन ये है और मैंने आपकी तरफ एक इरेजर फेंकी। इरेजर जो रबड़ होती है ना, वो मैंने आपकी तरफ फेंकी और कोई भी उसकी स्पीड हो सकती है, कोई भी स्पीड से मैंने उसको फेंका। और यहां से मैंने एक बड़े पत्थर को फेंका, एक बड़ा पत्थर है, सेम स्पीड के साथ मैंने आपकी तरफ फेंका है। तो अब आप मुझे ये बताओ, आपसे को किससे ज्यादा चोट लगेगी। जाहिर सी बात है आपको पत्थर से लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो मास है, उसका जो वेट है वो ज्यादा है। ठीक है, यानी कि मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम कहता है कि जो भी इंपैक्ट होगा, मोमेंटम कब ज्यादा होगा, जब मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी आप स्पीड को भी कॉमनली समझ लो। मैं जो साइंस पढ़ा रहा हूं आपको इतने जर्नल तरीके से पढ़ा रहा हूं कि कोई अगर आर्ट्स का बच्चा है या कॉमर्स का बच्चा है उसको भी आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहां पे समझ में आया कि आपको चोट किससे लगेगी, पत्थर से ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, स्पीड दोनों की सेम थी। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि जब आपका जो मास कम है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। आपने बुलेट देखी होगी, जब उसे हम गन से फायर करते हैं कितनी ज़रा सी होती है। ठीक है, जब हम उसे फायर करते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आपको पता है बहुत चोट लगती है उससे। तो मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम कहता है मास जो है वो डिपेंड करता है उसके मास और वेलोसिटी पे। इसे हम पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है एम इंटू वी। एम क्या है, मास, और वी फॉर वेलोसिटी, याद रखना। ठीक है, आगे इसका यूज करेंगे। चलो आगे चलते हैं। साथ के साथ हम इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे इसमें। चलो जी, अब हम आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो आपका गति का दूसरा नियम है न्यूटन अंकल का, उसको हम देखेंगे। देखो पहले सिंपली आपको फॉर्मूला बता देता हूं। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर मैं इसको डिराइव करके दिखाऊं तो आपका 1 मिनट और लग जाएगा। चलो आपको डिराइव करके दिखा देता हूं। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है आपकी यू। ठीक है, और आपने इस तरफ से एक फोर्स लगाया, तो जाहिर सी बात है जब आप फोर्स लगाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब इसकी स्पीड हो गई वी। ठीक है, जब आपने फोर्स लगाया इसकी स्पीड हो गई यू। तो अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इनका जो मास है दोनों का सेम ही रहेगा, दोनों का वेट सेम ही है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एंड बैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज यानी कि दोनों को माइनस करेंगे, यहां का मोमेंटम क्या होगा, एम वी, यहां पे क्या होगा, एम यू। और जब भी रेट की बात की जाती है तो रेट का मतलब है कि हमें उसे टी से डिवाइड करना है, तो यही क्या होगा, आपका फोर्स होगा। अब देखो मैं एम को कॉमन ले लेता हूं, वी माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है जी, तो वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ये आपका होता है ए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वी माइनस यू अपॉन में टी, यही आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो याद रखना, एफ इज इक्वल टू एम ए या फिर एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली इसको समझ जाओगे। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाएंगे वो एक करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन। फोर्स कितना है, 90 न्यूटन, और टू एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन भी दिया है, एफ का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए। हमसे मास पूछा है, फोर्स हमें दिया 90, एम हमें निकालना है, ए हमें दिया है 2.6, तो यहां अपॉन में आ जाएगा ये 2.6। आप इसे सॉल्व कर लेना,
सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 34.6 kg। जो मास होता है आपका किस में होता है, किलोग्राम में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आप पीआरटी का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो पीआरटी के एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, लेकिन जो हमारी प्रिपरेशन है अपने को उसी लेवल की करनी है कि अगर कोई बाय चांस एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए कि चलो ये पूछ लेता हूँ, तो आप उसके आंसर दे पाओ। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे कि आपसे 11th-12th के आपसे पूछ रहा है। वैसे आपसे कहा जाता है कि आप 8th तक की पढ़ो, ठीक है, जो अभी आपकी एनसीईआरटी 8th तक की पढ़ लो, लेकिन फिर भी 9th एंड 10th में एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे चलें। अब देखो, अभी हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए को हम क्या लिखते हैं, V माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, अब हाउ टू कैच अ बॉल, ये कैसे रिलेटेड है लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, इसको हम समझते हैं। देखो, क्रिकेट की बॉल को जब कोई कैच करता है तो अपना हाथ वो पीछे की तरफ लेके जाता है, ठीक है, ताकि उसको जो हाथ पे चोट है वो कम लगे। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो इसी तरीके से कैच करता है, उसको चोट थोड़ी सी कम लगती है। तो ये हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कैसे रिलेटेड है, इसको समझते हैं। देखो, जो वेट है वो आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा जब वो आपके हाथ में आएगी, और जब बॉल की मान लो कोई स्पीड है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड उसकी जो शुरू में उसकी स्पीड है, फाइनल जो उसकी स्पीड है या फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो जीरो ही होगी। क्यों जीरो होगी भाई, हाथ में आने के बाद तो उसकी स्पीड जीरो ही हो जानी है। तो मास आपका सेम है, ठीक है, और आपकी जो लास्ट उसकी वेलोसिटी है वो भी आपकी कितनी होगी, जीरो होगी, और इनिशियल वेलोसिटी है वो भी आपकी सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो लास्ट में जाके चेंज होगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं v भी चेंज नहीं होगा ना u चेंज होगा। ठीक है, चेंज क्या कर सकते हैं हम, टाइम को चेंज कर सकते हैं, हम टाइम को चेंज कर सकते हैं, बाकी आपका m v u इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, हम टाइम को चेंज कर सकते हैं, जब हम अपना हाथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो टाइम बढ़ गया, तो आपका जो फोर्स है आपके हाथ पे जो चोट है वो कम लगेगी, उसका इंपैक्ट कम होगा। समझ में आया। अगर हम इसको यहाँ पे कैच करते यहाँ पे तो चोट ज़्यादा लगती क्योंकि टाइम कम है, और जब हमने टाइम बढ़ा दिया, हम यहाँ पे कैच कर रहे हैं, तो हमें जो चोट है वो कम लगेगी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। गाइज ये जो सीरीज़ है ना आपको बहुत बेनिफिशियल है, आपके जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम देना उसमें सब में आपको हेल्प करेगी ये। ठीक है, चलो अब आते हैं जी हम अपने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उतने ही अमाउंट में, उतने ही मैग्नीट्यूड में। देखो, जब कोई गन से बुलेट को फायर करता है तो पीछे झटका लगता है ना, वो क्यों लगता है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही होता है ऐसा। क्यों, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, और ये दोनों इक्वल होते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यही आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं उसको समझिए। देखिए, व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, जब भी हम एक पत्थर को जोर से किक मारते हैं हमें चोट लगती है। ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज इट हैपन, ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी के कारण होता है, कौन सा ऐसे गुण के कारण होता है कि हमें चोट लगती है, इनर्शिया, मोमेंटम, रिएक्शन या वेलोसिटी। भाई इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा भी मैंने बताया, रिएक्शन की वजह से होता है। जो भी आप एक्शन करेंगे इक्वल अमाउंट में आपके जो ऑब्जेक्ट है वो रिएक्शन भी होगा, तो उसका क्या आंसर हो गया, रिएक्शन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते। द फॉरवर्ड मूवमेंट इन स्विमिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ, जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम स्विमिंग कौन से लॉ ऑफ मोशन की वजह से कर पाते हैं, भाई ये है आपका इसका आंसर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि इनर्शिया है, सेकंड में आपको फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब मान लीजिए आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने पैर से, जो भी आपके पैर हैं उससे पुश करते हैं पानी को, तो पानी भी आपके ऊपर फोर्स लगाता है, तभी आप आगे जा पाते हैं। ठीक है, तो स्विमिंग जो होती है किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, याद रखना। चलो जी, अब एक टर्म आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको भी सीख लेते हैं, फिर हमारे टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा।
देखिए कभी भी कोई दो चीज़ें टकराती हैं ना, कभी भी कोलिजन का मतलब होता है एक दूसरे से दो चीज़ों का टकराना। मान लो ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा जब भी ये एक दूसरे से टकराएंगी, मान लो ये इस डायरेक्शन से आ रही है और ये इस डायरेक्शन से है, तो ये एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लगाएंगी। ये ए इस बी के ऊपर, बी ए के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। तो उस स्थिति में क्या कहा जाता है कि ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी पहले का जो मोमेंटम होगा और जो बाद का मोमेंटम होगा वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं m1 v1 m2 v2। m1 क्या है, m1 इसका है और m2 इसका। m1 u1, u1 क्या है आपका जो फर्स्ट जो आपकी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी। m2 u2 जो आपका जो सेकंड है उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में, ये किसके इक्वल होगी, जो आपका m1 v1 है, m2 v2 जो इसकी लास्ट की वेलोसिटी होगी। भाई जब दोनों टकराएंगे, टकराने के बाद दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इंपैक्ट करने के बाद। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 m2 u2। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रखना। कहाँ पे यूज होगा मैं आगे बता दूंगा। चलो कुछ फॉर्मूले आपको याद होगा कि मैंने आपको जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था उसमें आपको सिखाए थे। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, a क्या एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू टाइम, v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे और आज 3 फॉर्मूले ये बताए हैं। तो इनको याद रख लेना, एक पेपर पे लिख लो, इनको याद कर लेना। ठीक है, कहाँ पे यूज़ हो जाए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप साइंस की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करेंगे ये। आज 3 फॉर्मूले ये पढ़ाए हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, पी इज इक्वल टू जो मोमेंटम होता है m इंटू वी। अब इसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, आपका थोड़ा सा और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड मास टू हाफ एंड व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल दोगुना और द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसके त्वरण में यानी उसके एक्सेलरेशन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। देखो अपने को पता है F इज इक्वल टू होता है एम ए, तो ए क्या हो गया, ए हो गया आपका F अपॉन में m। ये आपका फर्स्ट वाला है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा है, इसको लिख लेते हैं हम। जो बल है, फोर्स है, उसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया इन्होंने, और द्रव्यमान को आधा कर दिया m अपॉन में 2। तो ये 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये उसका जो एक्सिलरेशन है वो ये हो गया 2f, इसको हम लिख सकते हैं 4f अपॉन में m। ठीक है, अब हमें a1 और a2 का रेशो निकालना है, तो निकाल लो भाई। f अपॉन में m ये है, जब हम a1 और a2 का रेशो निकालेंगे तो अपॉन में उल्टा हो जाएगा, 4f, f से f कैंसिल, m से m कैंसिल, तो रेशो क्या आ गया 1/4, यानी कि 1:4। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना 1:4। दोबारा समझ लो, पहले क्या था, a1 क्या था हमारा फर्स्ट एक्सेलरेशन f अपॉन m, a2 क्या था जो हमने फोर्स है उसको डबल कर दिया है और जो मास है उसको आधा कर दिया, तो क्या दोनों का रेशो होगा, दोनों को हमने कैंसिल करके सॉल्व कर लिया, 1:4 आ गया। ठीक है, 1:4। ठीक है गाइज, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें। ठीक है, और जो भी चैनल पे हमारे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगी। बहुत सारे जो भी चैनल पे पेड कोर्सेज वगैरह चला रहे हैं आपको उनमें भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये जो मैं अपने नोट्स वगैरह हैं, थोड़े बहुत कुछ लोग नोट्स मांग रहे थे, देखिए नोट्स मेरे पास अभी सारे अवेलेबल नहीं है, और कुछ हैं भी तो उनकी हैंड राइटिंग उस समय हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग में नहीं है। ठीक है, तो प्रिपरेशन आपको करा रहा हूँ, डेली वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, और कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेज छोड़ दीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू गाइज।